हम अपने प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं? अगर हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के समय मर्यादा का, संतुलन का, सम्यक बातों का सबसे अच्छा श्रेष्ठ उदाहरण पेश नहीं कर सकते तो देश किसको, अब किससे उम्मीद करेगा? ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं जो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके महिलाओं ने छोटा बहुत जो सोना चांदी जमा करके रखा है शादी और उस बेटी को उसके लिए वो छीन लेंगे। और अब तो उन्होंने आज जो वो लगातार बोल रहे हैं कि ये लोग SC, ST, OBC सारे आरक्षण को लेकर ये मुसलमानों को दे देंगे, तो ये किसने कहा है? प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोलते हैं? वो डरता है, उसका पैर कांपता है। और वो जब नीचे गया समुद्र में, ये शब्द प्रयोग होता तू तड़ाक, और कहते हैं समुद्र में गया डुबकी लगाने। अरे भाई वो स्कूबा डाइविंग करने नहीं गए थे, वो द्वारका को देखने गए थे। यह है राहुल गांधी की विदेशी मानसिकता। इसकी बड़ा झूठा है। आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर उसकी गरिमा को तारमतार करने वाले व्यक्ति को आप चाहते हैं कि हम लोग इज्जत दें? वेरी गुड, नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऐसा प्रधानमंत्री आपको मुबारक हो, मेरे लिए नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से सुधांशु त्रिवेदी जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज की डेट में आप लोग देखेंगे कि जो राहुल देव करके एक पत्रकार हैं जो कि हमेशा कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करते हैं, आज उनकी और सुधांशु त्रिवेदी जी की गर्मा गर्म बहस हो जाती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी जो लालू यादव उनका बयान आया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे, उसी पर ये जो है डिबेट आधारित थी, जिसमें जो है राहुल जो देव हैं वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर जो सुधांशु त्रिवेदी ने आज बहुत अच्छे से इनको जो है धोया है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, 300 लाइक आप लोग करेंगे और कमेंट करके अगर बताएंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। राहुल देव जी के पास जा रहा हूँ। राहुल देव जी, सर आपको क्या लगता है ये मुसलमानों के नाम, मतलब धर्म के नाम पे भी रिजर्वेशन होना ठीक है? लालू जी ऐसे तो कोई बात करते नहीं है, हालांकि मजाक बहुत करते हैं संसद के अंदर भी उनकी और बाहर भी, लेकिन ही इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन दैट वे। राहुल देव जी, देखिए लालू जी ने आज जो कहा वो जो बाद में कि पूरा का पूरा वो बिल्कुल गलत था, मैं उसका सख्त विरोध करता हूं, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात कि धर्म के नाम पर आरक्षण के कोई प्रावधान और कोई भावना भी हमारे संविधान में नहीं है। जाहिर है कि उन्होंने ये क्यों कहा, लेकिन मुझे सुनाई नहीं पड़ा अभी तक कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वर चल रहा है इस पूरे चुनाव अभियान में कि जो जिन ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके महिलाओं ने छोटा बहुत जो सोना चांदी जमा करके रखा है शादी और उस बेटी को उसके लिए वो छीन लेंगे। और अब तो उन्होंने आज जो वो लगातार बोल रहे हैं कि ये लोग SC, ST, OBC सारे आरक्षण को लेकर ये मुसलमानों को दे देंगे, तो ये किसने कहा है? ये कहां लिखा गया है? किस घोषणा पत्र में है? क्या कांग्रेस के किसी जिम्मेदार नेता ने कहा है? क्या राहुल गांधी ने कहा है? प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहां से आ गई? कहीं लिखी है? किसी ने बोली है? ओके, सर्वे के आधार पर तो ये जो जहर फैलाया जा रहा है वो हमारे सर्वोच्च नागरिक कर रहे हैं। ये ओके, कमिंग उस पर कहां है? उस पर कौन चिंता कब हम करेंगे? उससे जो संदेश जा रहा है दुनिया में और पूरे देश में, उसकी चिंता हम कब करेंगे? डॉक्टर साहब होल्ड कंट्रोल। इट्स गुड टू हियर राहुल देव जी की आप राहुल जी को, अभी भी राहुल गांधी जी को एक सीरियस नेता, सीनियर नेता लेते हैं। एनीवेज रिजवान अहमद जी, डॉक्टर साहब बोलिए। पहली चीज राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में नहीं, लेकिन मैनिफेस्टो को जब इलैबोरेट किया गया तो राहुल गांधी ने स्पष्ट अपने मुंह से बोला है कि आप सबका सर्वे होगा कि किसके पास क्या है, उसके बाद आप लोगों में, गरीबों में उसका वितरण किया जाएगा। ये राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला है अपने भाषण। आदरणीय राहुल जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहीं नहीं कहा या कहीं नहीं लिखा। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा कि 7 तारीख को तेलंगाना की बैठक भाषण में राहुल गांधी ने जिसमें एक्सरे वाला मशहूर बयान दिया था, उसी में उन्होंने कहा था कि पूरे देश का एक्सरे कर देंगे। उसके बाद उनके पिताजी के मित्र और उनके गुरु सैम पित्रोदा जी, सत्यनारायण जी ने भी ये बात कही कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से ऐसी आवाज आई नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी की बातों को लिखित तौर पर माने और प्रधानमंत्री की बातों को जो पॉलिटिकल रैली में भाषण दिए जाते हैं उनको अंतिम तथ्य मान लें। तो ये मुझे लगता है कि एक यही, इसीलिए मैंने कहा कि जब हम सिलेक्टिव हो जाते हैं तो मुझे एक तरफ की चीजें दिखाई देती हैं, दूसरे तरफ की नहीं दिखाई। अनंत जी, मैं किसी पर, आप पर भी सीधे टिप्पणी नहीं करता, अब भी नहीं करूंगा। आपको जो कहना है कहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के शब्दों को सैम पित्रोदा जैसे व्यक्ति के अनधिकृत बयान से जोड़ना और उनको समकक्ष करना आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। यानी सब बराबर हैं। चुनाव अभियान का मतलब यह हो गया कि कोई कुछ भी कह सकता है। हम अपने प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं?
अगर हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के समय मर्यादा का, संतुलन का, सम्यक बातों का सबसे अच्छा श्रेष्ठ उदाहरण पेश नहीं कर सकते तो देश किससे उम्मीद करेगा? ये क्या बात कर रहे हैं आप? सैम पिट्रोडा ने जो कहा वो ऐसा किया जाएगा, पहली बात ये उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया उन्होंने इनहेरिटेंस का, आप दोबारा सुन लीजिए उसको। ओके, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा किया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी, कुछ तो आनंद जी लास्ट में। थैंक यू। ओके राहुल जी, चलिए तो मैं आप एक बात कहता हूं राहुल देव जी, ये इनहेरिटेंस जो विरासत की बात कही गई है, तो विरासत के लिए तो अलग अलग कानून है। मुसलमानों की विरासत तो पर्सनल लॉ से गवर्न होती है। तो मैं चुनौती से कहता हूं राहुल गांधी और सैम पित्रोदा बता दें कि विरासत किसके ऊपर लागू होगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में सब पे लागू होगी या एक पे लागू होगी? हर जगह दिखाई पड़ रहा है कि खांचा क्या खींचा जा रहा है। और राहुल गांधी इतने विक्षिप्त हो गए हैं। अभी उनका एक वीडियो आया IIT में, देखिए वहां पे बैठा कौन है, वो अगर सवाल पूछता है वो कहता है कि अगर वो अपर कास्ट बैठा है उसकी जगह तो दलित फेल हो जाता है, और दलित जब बैठा दिया जाए तो अपर कास्ट फेल हो जाएगा। अरे भाई, मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मूर्खता और विक्षिप्तता की सीमा है। अरे भैया, तेरे पिताजी के बाबा ने IIT बनाई थी तो एक जर्मनी के कोलैबोरेशन से, ब्रिटेन के कोलैबोरेशन से, एक रशिया के कोलैबोरेशन से, USA के कोलैबोरेशन से हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, रेस्निक हेलिडे की फिजिक्स पढ़ी है, यूरोडॉफ की मैथमेटिक्स पढ़ी है। मेरे भाई, रशियन राइटर यूरोडॉफ की मैथमेटिक्स में दलित सवर्ण कहां से आ गया? रेस्निक हेलिडे जो कि फिजिक्स का है, लिखता है, बर्कले सीरीज पढ़ी फिजिक्स में, उसमें दलित सवर्ण कहां से आ गया? इसलिए मैं कहता हूं राहुल गांधी बिल्कुल जैसे लगता विक्षिप्त हो गए हैं। पता नहीं कौन, मतलब एक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक शब्द प्रयोग किया था कि कांग्रेस पार्टी इस समय इस कदर मतिभ्रम हो गई है कि ये वामपंथी वेताल आकर उनके सर पे बैठ गए। उन्होंने बड़ा बढ़िया मजेदार शब्द प्रयोग किया था, वामपंथी वेताल। ये वामपंथी वेतालों ने कंधे पे बैठ के पता नहीं क्या घुमाया है कि उनको यही नहीं समझ में आता कि हम किसको निपटा रहे हैं, अपने को निपटा रहे हैं कि दूसरे को निपटा रहे हैं। और भाषा की मर्यादा की बात राहुल जी ने सही बात कही, राहुल देव जी का मैं समर्थन करता हूं, पर प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोलते हैं? वो डरता है, उसका पैर कांपता है। और वो जब नीचे गया समुद्र में, ये शब्द प्रयोग होता तू तड़ाक, और कहते समुद्र में गया डुबकी लगाने। अरे भाई, वो स्कूबा डाइविंग करने नहीं गए थे, वो द्वारका को देखने गए थे। यह है राहुल गांधी की विदेशी मानसिकता कि भारत की समृद्धि के प्रतीक द्वारका, जिसे हम लोगों के जमाने में हिस्ट्री में पढ़ाया गया कर चुकी है। इसलिए इसमें राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के प्रति तो अवमानना ही है, भारतीय संस्कृति के प्रति अज्ञान और अवमानना दोनों दिखती है। ओके ओके राहुल जी बोल लीजिए, लास्ट पर मैं एंड कर रहा हूं। मैं राहुल गांधी के इस भाषा का, इसकी निंदा करता हूं। ओके, राहुल जी राहुल गांधी की भाषा की निंदा करें। क्या आप प्रधानमंत्री के इन शब्दों का उसकी निंदा करेंगे? ओके, करेंगे सुधांशु जी, लेकिन जनता जरूर डिसाइड करेगी ये कौन किसको खत्म या करने के भी नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अनंत विजय जी। सुनिए, बोलिए अनंत जी, लाइट चले गई आपकी। मैं जवाब दे रहा हूं, बोलिए जल्दी, एक लाइन दे। राहुल देव जी, इतना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री के सिर्फ ये नहीं बोला गया है, मर जा मोदी, कबर खुदेगी, बोटी बोटी काट डालेंगे, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत। मैं चुनौती से कहता हूं, हमने अभी किसी कांग्रेस के नेता की मौत की कामना कभी नहीं की, चाहे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। अनंत विजय जी, मुझे जितना याद है, आनंद जी और फिर सुधांशु जी आ रहा हूं। आनंद जी, मेरे को जितना याद है कि पूर्व राष्ट्रपति और उस समय कांग्रेस की सरकार में रक्षा मंत्री थे, सेना में धर्म के आधार पर आरक्षण का जब बात हुई थी तो प्रणब दा ने पुरजोर इसका विरोध किया था, संसद के पटल में भी किया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी जो 3 खंडों में, उसमें भी इस प्रसंग का उल्लेख किया हुआ है। मैं ऐश्वर्य आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो हम ये बहस कर रहे हैं, ये अकादमिक बहस हो रही है, जबकि अभी चुनाव का माहौल है और लालू यादव के बयान से ये पूरी चीज उठी है। कुछ लोग यहाँ बैठे थे अभी, हमारे पूर्व के एक वक्ता को जो सिलेक्टिव डिमेंशिया हो जाता है जब इंडिया अलायंस के लोग आते हैं वहां पर, या उनका कोई बयान आता है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, लालू यादव को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि बिहार के OBC को आरक्षण मिल रहा है। वहां डहरिया से लेके जितने कास्ट हैं, BC1 BC2 दोनों में उनको आरक्षण मिल रहा है। उनके आरक्षण के बाद ये कहना कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, ये एक बड़ी सोची समझी लालू यादव का स्टेटमेंट था। जब विरोध बढ़ा तो लालू यादव ने उस पर लीपापोती करने का प्रयास किया। तो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात तो आज लालू यादव ने की, और स्पष्ट था कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत कर रहे थे। तो लालू के मन की बात पढ़ करके लालू के बारे में उनकी वकालत कर लेना, यही सिलेक्टिव डिमेंशिया है जिसके शिकार कुछ लोग हो जाते हैं। तारिक अहमद लारी, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, क्योंकि आप तो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, तो बताइए प्लीज। थैंक यू। अच्छा लारी साहब बताइए। पहली बात यह है, किस जगह पे आरक्षण मुसलमान का नहीं है? आशुवारी जी पहले ये बताइए, किस जगह आरक्षण नहीं? आप तो हर जगह गिनाते हैं, इवन यूपी में मुस्लिम आरक्षण है। तो इसलिए ये बात तो खारिज कर दी है कि धर्म के आरक्षण नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पहली बात तो ये खारिज कर दी है। अब मैं बात करता हूं हमारे बहुत ही ज्ञानी, परम आदरणीय और इस पृथ्वी के सबसे पहले व्यक्ति मोदी जी की, जिन्होंने इस देश को 2014 में आजाद कराया, और हम लोग को कपड़े पहनने से कहा, हम लोग उसके बाद ही तो पैदा हुए हैं।
तो वो जनाब साहब कह रहे हैं कि आरक्षण ही छीन लिया जाएगा। मैं तो कहता हूं कुल 6% की आबादी, उनको आरक्षण देके बाकी सब ओपन कर दो। सिर्फ 6% आरक्षण दो, बाकी सब ओपन कर दो, यही कहानी खत्म, कहानी फिनिश, दी एंड। मोदी जी यही कर लीजिए कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 6% की आबादी है, 6% आरक्षण दिया, बाकी खत्म। इस पर बोलिए आप, कहा आपने कह दिया, कितने बड़ा झूठा है आप। प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर उसकी गरिमा को तारमतार करने वाले व्यक्ति को आप चाहते हैं कि हम लोग इज्जत दें। वेरी गुड, नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऐसा प्रधानमंत्री आपको मुबारक हो, मेरे लिए नहीं। मुझे प्रधानमंत्री सबके हैं, देश के हैं। शायद तारिक अहमद लारी साहब को नहीं पता है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने कहा है कि पूरे मुस्लिम समाज को दे देंगे, तो उसमें शेख, सैयद, कुरैशी, पठान सब इंक्लूड हो गए। ये ऐसे नहीं कहा जा रहा, जो बगैर उसके दिया गया है वो तो समझ में आता है, मगर जो मुस्लिम के नाम पे देने की बात है वो। अब जो तारिक अहमद लारी साहब ने बड़ी मजेदार बात कही, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये पता नहीं 6% किसके लिए कह रहे थे कि 6% किसको दे दो, मुझे समझ में आ रहा 6%, मगर भागीदारी की बात आजकल बड़ी मजेदार है। ऐश्वर्य जी, जो लोग हम लोग से पूछते थे मुसलमानों को कितने टिकट दिए हैं, पूछिए ये महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को कितने टिकट दिए हैं, यह बताइए। 545 सीटें हैं, इंडी गठबंधन से पूछेगा 20% के हिसाब से 120 टिकट दिए हैं। चुनौती से कहता हूं, दिखा के जाइएगा 120 मुसलमानों को टिकट दिए हो तो। यह है असली संख्या भारी। और लारी साहब, अगर आप कहेंगे कि किसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ईमानदारी से कह दीजिए कि मुसलमान 14% हैं, फिर हिंदुस्तान में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास क्यों है? उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए जितनी संख्या भारी है, अन्यथा मंदिरों से ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन भारी है, मगर उसके बावजूद जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी है। इसीलिए जनता के अंदर बहुत समझदारी है और आप उस समझदारी के ऊपर कोई गलती मत करिए। मगर एक फैक्ट बोलना चाहता हूं, देखिए रिजवान साहब यहां बैठे हैं और राहुल देव जी पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आजादी के समय 20% मुसलमान था ब्यूरोक्रेसी में, पढ़ाई लिखाई में मुस्लिम सबसे आगे था। 1931 की सेंसस में यूपी में रेट ऑफ लिटरेसी 8% थी। हिंदुओं में सबसे जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी मानी जाती थी ब्राह्मण, वो 15%, क्षत्रिय 13%, सैयद मुसलमान 24%। और कोई ये एलबी ना ले कि सब पाकिस्तान चले गए। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश से सिर्फ 5-6 लाख मुसलमान गए थे। आजादी से पहले मुसलमानों की आबादी 15.3% थी, उत्तर प्रदेश में 14.5% रही। हमने बचपन में लखनऊ में शेवरलेट पे चलने वाले बड़े से बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, जज और सब कुछ देखे हैं। और जिसने ना देखे हो तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, आजादी के बाद सबसे इंटेलेक्चुअल कम्युनिटीज में उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली और उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अमजद अली खां, बड़े से बड़े शायर मजरूर सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मरियाबादी, हजरत जयपुरी, ये सब कहां चले गए भैया? ये देखते देखते पिछड़ भी गए, आर्थिक दृष्टि से देखते देखते निपट भी गए। क्यों निपट गए? ये सब 1976 में जब ये देश सेकुलर बना और सेकुलर का दुरुपयोग किया गया, उसके बाद ऐसा मदरसे में ढेला गया कि सबसे इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी मानी जाती थी, शेर और शायरी के लिए बड़ा दिमाग चाहिए होता था, वो कहती आज हम सबसे पिछड़ गए। गजब है भैया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2013 में आई, 67 साल देश की आजादी को हो गए थे, 6 साल बीजेपी का शासन रहा था और 61 साल सेकुलर दलों का शासन रहा था। किसने मारा आपको? हमने नहीं मारा, इस सेकुलर सियासत ने मारा। तो मैं एक बार जो पार्लियामेंट में बोल चुका था, दोबारा वो बोलता हूं, किसी को किसी की अदावत ने मारा, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। मगर आंखें खोलो मेरे भाई, आज भी वो तुमको मार ही रहे हैं। तुम्हारे दिल में खौफ पैदा करते हैं बीजेपी आएगी तो खा जाएगी, खा जाएगी, खा जाएगी, कुछ नहीं होता। वो आपकी पूरी लियाकत और आपकी सदाकत खाते चले। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो की बात कर लेते हैं और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से पत्रकार जो राहुल देव हैं उनको सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छे से तर्कों पर जवाब दिया है। और जो मोदी जी अभी जो समुद्र के अंदर गए थे द्वारका जी के दर्शन करने, उसको लेकर राहुल गांधी ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसको भी सुधांशु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि राहुल गांधी की विदेशी मानसिकता दिखती है। दोस्तों आपको डिबेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस डिबेट का पार्ट 2 भी हम बनाएंगे अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। इस वीडियो का जो है 300 लाइक्स का हमने टारगेट रखा है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।